देखिए लास्ट लास्ट पीरियड में अपन ने लेमार्किज्म कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट पीरियड से। इसमें लेमार्किज्म का जो आखिरी और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसके जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा, वो था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसका अर्थ ये है कि जो कैरेक्टर लाइफ टाइम के दौरान, जीवन काल के दौरान ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर एक्वायर किए जाते हैं, यानी कमाए जाते हैं, कमाए जाने से मतलब ये है कि जो जमा किए जाते हैं, वो कैरेक्टर उनके अगली पीढ़ी में इनहेरिट होते हैं, यानी कि ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना? द कैरेक्टर एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है? In every generation, some new character were acquired, or older ones keep on increase और इम्प्रूविंग। या तो वो बढ़ता है यानी ज़्यादा इम्प्रूव होता है या घटता है। एज अ रिजल्ट आफ्टर नंबर ऑफ जनरेशन द स्पीशीज गेट मॉडिफाई इनटू न्यू वन। और ये कैरेक्टर लगातार लगातार यदि अगर उसमें कलेक्ट होता रहे, एक्यूमुलेट होता रहे, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफर होता है और एक नई प्रजाति का जन्म होता है, जैसे इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग जिराफ, है ना? इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। हॉर्स में जैसे हम देखते हैं कि हॉर्स जो था वो एक छोटा सा बकरी या लोमड़ी जैसा एक जानवर था जो कि मेक्सिको में, नॉर्थ अमेरिका में वहाँ पर पाया जाता था। ये सबसे पहले पुराने मियोसिन पीरियड के समय, है ना? हायरेकोथेरियम इयोसिन पीरियड के समय में हायरेकोथेरियम इयोहिप्पस था। इयोहिप्पस यूरोप में था और वो था हायरेकोथेरियम जो था वो अमेरिका में था। दोनों कंटेम्पररी थे जो इयोसिन पीरियड में थे। तो उसके पश्चात जैसे-जैसे विकास होता गया और ये जो दोनों जो मतलब जो पृथ्वी ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड, यानी कि पृथ्वी के जो अमेरिका वाला जो भाग था वो यूरोप से, नॉर्थ अमेरिका जो था वो यूरोप से जुड़ा हुआ था पिछले 6-7 करोड़ साल पहले। लेकिन धीरे-धीरे जब वेगनर थ्योरी के अनुसार क्या हुआ कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जिससे नॉर्थ अमेरिका अलग हुआ, है ना? तो नॉर्थ अमेरिका यूरोप से अलग हुआ, लेकिन उसके अलग होने के पहले, क्योंकि देखिए बीच में बहुत बड़ा अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर को हॉर्स जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कहीं न कहीं पर इसमें क्या था कि जो बीच में अटलांटिक महासागर को हॉर्स पार नहीं कर सकता था और जो हमको फॉसिल मिलते हैं अमेरिका में मिलते हैं और वर्तमान जो मॉडर्न हॉर्स है वो हमको यूरोप या एशिया में मिलता है। तो ये हमको जो है इससे ये साबित होता है कि यूरोप और अमेरिका कहीं कभी न कभी आपस में जुड़े हुए लैंड थे, ठीक है? जो बाद में धीरे-धीरे अलग हो गए। ये हमको वेगनर थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में इसको पढ़ते भी हैं, तो देखते भी हैं। तो इस प्रकार से तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे हॉर्स जो था वो धीरे-धीरे बढ़ता गया, उसमें जो वो था, जो उसका ब्राउज़र उसकी जो वो थी हैबिट थी, वो ब्राउज़र हैबिट से ग्रेज़र हैबिट हो गया, है ना? जो प्लेंटिग्रेड था, प्लेंटिग्रेड में और पैटेड उसके जो हूव्स थे, वो मतलब उसके जो पाम जो था पैटेड था, वो उससे होकर के अंगुली हो गया। 5 उँगली, 4 उँगली में चलने वाला जो दौड़ने वाला हॉर्स जो था वो सिंगुलर मोनोडेक्टाइली हो गया। तो इस प्रकार से उसमें क्या हुआ, धीरे-धीरे परिवर्तन, ये परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी होते-होते हमको वर्तमान हॉर्स के रूप में दिखाई देता है। वैसे ही जो ये है हिरण है, बारहसिंगे जो हैं, उनमें बड़े-बड़े जो सींग पाए जाते हैं। तो वो सींग जैसे हिरण में जो सींग है, वो सींगों का धीरे-धीरे क्या होना होता गया, कम होते गए सींग। क्यों? क्योंकि दौड़ने में जंगल में झाड़ियाँ बहुत हैं, अगर शेर या चीता या बाघ उसको दौड़ा रहा है, उसको मारने के लिए, तो झाड़ियों में अगर उसका सींग फँसेगा तो उससे शेर उसको पकड़ लेगा और खा जाएगा उसको। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वो उसके सींग धीरे-धीरे रिड्यूस होते चले गए। तो हिरण में आज हमको बहुत एक सिंगल और छोटी मतलब एक जोड़ी सिंगल से हमको सीधे हमको सींग मिलते हैं, उसको याद रखिए, उसके रिड्यूस हो जाते हैं। वैसे ही जो वो हैं जो पक्षी हैं, ऐसे पक्षी जो तालाबों में, नदियों में या मतलब एक्वेटिक जो वो है एंसिलिफॉर्मिस जो ऑर्डर के जो पक्षी होते हैं, जो कि तालाबों या नदियों में होते हैं, तो उनके पैरों में उँगलियों के बीच, हाइंड लेग की उँगलियों के बीच में वहाँ पर क्या हुआ, वेब का विकास हो गया यहाँ, ताकि वो आसानी से तैर सके, पैडल के रूप में उसको काम कर सके। वैसे ही यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन का, कि कोई ऑर्गन लगातार यदि उपयोग होता है तो वो ऑर्गन क्या होगा,
विकसित हो जाएगा और जो ऑर्गन लगातार उसका उपयोग नहीं होता तो वो धीरे-धीरे वेस्टिजियल हो जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि हमारा ब्रेन जो है, जब हमारा हाथ, ध्यान देना हम लोग जो हैं, पहले हम लोग चौपाया हुआ करते थे। तो चौपाया होते होते थे यानी कि 4 पैरों से जब चलते थे तो हमारे दोनों हाथ ज़मीन पे इस प्रकार से होते थे। तो इस प्रकार से जब ज़मीन पे होते तो हमारे हाथ फ्री नहीं थे और हमारी हाइट जो थी वो मुश्किल से 2.5 फीट थी, 2.5 से 3 फीट हुआ करती थी। तो ज़्यादा दूरी तक नहीं देख सकते थे। ये हमारा ड्रॉबैक था। लेकिन जब मनुष्य 2 पैरों पे खड़े होने लगा, यानी प्रोकॉन्सुल और रामापिथेकस वगैरह जो थे, वो 4 पैर वाले थे, चौपाया थे। लेकिन जब वो होमो इरेक्टस हुआ, होमो इरेक्टस यानी कि जो 2 पैरों पे खड़े हो सकने वाला। तो 2 पैर पे खड़े हुए तो हमारे साथ क्या हुआ देखो, सबसे पहले हमारे 2 हाथ फ्री हुए। दोनों हाथ यानी 4 लिम्ब जो थे वो हमारे फ्री हो गए। अब हम हाथ कह रहे हैं लेकिन तब वो क्या थे, वो लेग्स थे हमारे। वो लेग जो थे वो फ्री होकर के हैंड में मॉडिफाई हो गए। अब मॉडिफाई हुए, अब ये देखो, ये मेरे हाथ देखिए आप, इसमें ये अंगूठा जो हमारा है, ये अंगूठा इस प्रकार रहा होगा क्योंकि हम इस प्रकार से चलते थे ज़मीन पे, है ना? जब इस प्रकार से चलते थे तो ये अंगूठा इस प्रकार रहा होगा। लेकिन ये जब हाथ फ्री हुआ तो ये अंगूठा यहाँ से इस प्रकार से ये अलग हुआ। अपोज़िबल थंब हो गया, 90 डिग्री पे आ गया देखो, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कभी ये ऐसा हुआ करता था। जब हम सपोज़ करो कि हमारा अंगूठा यहाँ हमारी उँगलियों से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, पाँचों उँगलियाँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई, तो हम कैसे चीज़ों को पकड़ेंगे? चीज़ों को हम इस प्रकार से पकड़ेंगे, देखो ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है? ये इस प्रकार से हम चीज़ों को पकड़ेंगे। अगर हमको इसको पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है तो हम ऐसे नहीं पकड़ सकते। देखिए मुझे दूसरा हाथ यहाँ लगाना पड़ रहा है, वो भी ऐसे लगाना पड़ रहा है, ठीक है? ये ऐसे लगाना पड़ रहा है। हम नहीं पकड़ सकते इसे। लेकिन आज जब हमारा अंगूठा ऐसा हो गया और हमारी उँगली फ्री हो गई तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए ऐसे करके आसानी से पकड़ सकते हैं। यानी जैसे हमारे हाथ में अंगूठे और उँगली एक दूसरे से पृथक हुए और पृथक होकर के अंगूठा अपोज़िबल हो गया है, देखिए 90 डिग्री पे आ गया और उँगलियों के अपोज़िट हो गया। तो अपोज़िबल थंब का विकास हुआ। अपोज़िबल थंब का विकास हुआ तो क्या हुआ? हम चीज़ों को पकड़ना सीखे। हमारी मुट्ठी पहले ऐसी बनती रही होगी, अब ये हमारी मुट्ठी ऐसी बनने लगी। तो पहले हम पेन को ऐसा, अगर हम उस समय लकड़ी को हम इस प्रकार से इस प्रकार से पकड़ते रहे होंगे, ये ऐसा है हमारा हाथ, तो ऐसे ही पकड़ेंगे उसको, तो अब इसमें लिखोगे कैसे आप? नहीं लिख सकते। लेकिन जब हमारा अपोज़िबल थंब हो गया तो ये ऐसा हो गया और हम आसानी से भाषा का विकास कर सके। आज शेर को बोलो, शेर हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है ना? हमको मार के खा जाएगा। लेकिन शेर को बोलो अपना नाम लिखने के लिए नहीं लिख सकता। हम लोग अपनी साइन कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं और हज़ारों लाखों किताबें लिख दी, है ना? नए ज्ञान का विस्तार हुआ। तो ये हाथ का अपोज़िबल थंब होने के विकास के साथ इसका जो दूसरा जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा वो पड़ा हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर। जब ये अपोज़िबल थंब हुआ तो उससे हम अपने हाथ का उपयोग करने के लिए अपने मस्तिष्क का, अपने ब्रेन का, अपने सेरेब्रल हेमिस्फीयर का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे तो क्या हुआ, हमारा जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर था वो ज़्यादा विकसित होता चला गया। ठीक है? और आज मनुष्य सबसे ज़्यादा होमो सेपियंस बन गया। होमो इरेक्टस से होमो हेबिलिस बना और होमो हेबिलिस से होमो सेपियंस बन गया। ठीक है ना? होमो हेबिलिस क्यों? देखो यहाँ पर मैं 3 ही का नाम क्यों ले रहा हूँ मैं, कि होमो इरेक्टस यानी जो पैर पे खड़ा हुआ। पैर पे खड़ा हुआ तो हाथ मुक्त हुए, मतलब 4 लिम्ब मुक्त हुए। 4 लिम्ब मुक्त हुए तो होमो हेबिलिस बना जिसने सबसे पहले टूल बनाया। क्यों? क्योंकि टूल बनाने के लिए ज़रूरत क्या है? कि पत्थर को नुकीला करना, लकड़ी को नुकीला करना, हाथ में पकड़ने या योग्य बनाना, ये तब हुआ जब हमारा अपोज़िबल थंब विकसित हुआ। तो ये अपोज़िबल थंब विकसित होने से हमारा मस्तिष्क का विकास हुआ, इसलिए होमो सेपियंस यानी इंटेलिजेंट मनुष्य का विकास हुआ। ठीक है? वैसे ही देखो साँप जो है, साँप बिलों के अंदर घुसता, तेज़ी से चलने के लिए उसको क्या चाहिए था? बिलों में घुसने के लिए उसको क्या चाहिए था? उसको सर्पिलाकार शरीर चाहिए, ठीक है ना? अब उसमें उसके पैर जो थे उसके पैर जो थे वो क्या होने लगे, उसके लिए बाधा बनने लगे। वो धीरे-धीरे क्या हुआ, उसके पैर हमको आज हमको जो साँप जो होते हैं वो लिम्बलेस एनिमल मिलते हैं। उसके पैर धीरे-धीरे विलुप्त हो गए, है ना? आज हमको सिर्फ़ जो पाइथन है, पाइथन में हमको रिड्यूस्ड लेग्स के रूप में छोटे-छोटे हमको दिखाई देते हैं, बस केवल वही दिखाई देते हैं। है ना? और वैसे ही जो वो हैं बरोविंग एनिमल्स हैं, ऐसे जंतु जो बिल के भीतर रहते हैं, तो बिल के भीतर तो अंधेरा होगा तो वहाँ आँख की अधिक आवश्यकता नहीं है, देखना ही नहीं है तो उनको आँख की क्या आवश्यकता है? तो क्या हुआ कि वहाँ पर धीरे-धीरे उनकी आँखें रिड्यूस होने लगी। इसका बढ़िया एग्ज़ाम्पल हमको मिलता है क्या? छछूंदर, टालपा जिसको बोलते हैं अपन, है ना? ये टालपा जो होती है, इसकी आँखें जो होती हैं, वो आँखें क्या होती हैं? उसकी रिड्यूस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसको उसके बिल के अंदर तो देखना नहीं है उसको, अंधेरा ही रहेगा।
ठीक है। तो ये जो जिन अंगों का अधिक उपयोग किया गया वो अंग अधिक विकसित होते चले गए, जिन अंगों का उपयोग कम होता गया वो रिड्यूस होते चले गए और धीरे धीरे विलुप्त हो गए और इस प्रकार से नई प्रजाति का विकास हुआ। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर जिराफ में एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब लेमार को क्रिटिसाइज किया गया, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। ठीक है, कि कोई जो वो है किसी मतलब आकार में यानी किसी अंग विशेष के आकार में वृद्धि होना। ठीक है, तो इसमें अब देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया, जैसे एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म से प्रिमिटिव प्लांट। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में ग्रास हर्ब्स जैसे फैमिली पोएसी यानी धान और गेहूं जो आते हैं इसमें, तो धान गेहूं साइनोडॉन डेक्टाइलॉन वगैरह जो घास आती है ये आती है, ये छोटे छोटे पौधे है ना, ये 2 इंच 3 इंच के या 1 फीट 1.5 फीट के पौधे होते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो ये एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो बड़े आकार के वृक्ष होते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो थे वृक्ष हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म उसमें से कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म बहुत बड़े आकार के होते हैं, जैसे कि बरगद आम बड़े आकार के पेड़, लेकिन वहीं पर जो पोएसी फैमिली के हैं वो घास में आ जाते हैं, है ना। जो ग्रास फैमिली के होते हैं वो छोटे होते हैं, तो आकार उनका छोटा, जरूरी नहीं है कि आकार बढ़े, यहाँ पर आकार छोटा है। दूसरा बढ़िया एग्जाम्पल आप नीचे देखिए, मैं लगातार पढ़ने लिखने और कंप्यूटर में लैपटॉप में करने का काम कर रहा हूँ, यानी अपने आंखों का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो क्या होना चाहिए, मेरी आंखें जो है दोनों आंखें क्या होनी चाहिए, ज्यादा तेज हो जानी चाहिए, ज्यादा विकसित होनी चाहिए, ज्यादा काम करनी चाहिए। लेकिन ये देखो क्या हुआ, मैं आखिर एक चश्मे वाला बन गया, है ना। तो मुझे चश्मा लगाना पड़ गया, क्यों, क्योंकि मेरी आंखें कमजोर हो गई। क्यों कमजोर हुई, लगातार मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूँ या लगातार किताबों का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, तो आंखें कमजोर हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिस चीज का ज्यादा उपयोग करोगे तो वो ज्यादा विकसित हो जाएगी, जिस चीज का कम उपयोग करोगे तो कम रिड्यूस हो जाएगी। जिसका हम उपयोग ज्यादा कर रहे हैं आंख का, लेकिन वो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक न्यू नीड ऑफ ऑर्गन्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि मनुष्य आज से नहीं हजारों सालों से, ठीक है, हमारे पुराणों में हमारे माइथोलॉजी में बहुत सारी इसमें हमको बाइबल में कुरान में हमको ऐसी वो मिलती हैं, कहानियां मिलती हैं कि देवदूत होते हैं, एंजल्स होते हैं, फरिश्ते होते हैं जो उड़ते हैं, परियां होती हैं चांद में रहती हैं जिनमें पंख होते हैं। और तुमने बालवीर वगैरह जो सीरियल देखा होगा उसमें भी देखे होंगे, भयंकर परी और रानी परी और कौन कौन सी परी उसमें नटखट परी, ये सब परियां होती थी जो उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती थी। वो इससे पहले अपने सुपरमैन भी फिल्में, सुपर कई फिल्में बनी सुपरमैन की, जो आसमान में उड़ता था, अंतरिक्ष में चला जाता था। तो मनुष्य आज नहीं हजारों सालों से आसमान में उसके उड़ने की आसमान में उसके उड़ने की इच्छा रही, लेकिन वो इच्छा मनुष्य कभी अपने अंगों के विकास से पूरी नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका, वो अंगों का विकास नहीं हुआ। तो उसकी इच्छा को अपने मस्तिष्क के उपयोग के द्वारा उसने क्या किया कि जो उड़ने वाले यंत्र बनाया, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जैसा यंत्र बनाया। ठीक है, लेकिन उसमें पंखों का विकास नहीं हो सका। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तुमको बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं इसमें, जैसे तारा सिंह। तारा सिंह को सबने सुना है, सबने देखा है, बहुत सारी फिल्मों में हनुमान का रोल किया। अभी लॉकडाउन के दौरान वो हनुमान के उसमें रामायण चल रहा है, उसमें सबने देखा होगा तारा सिंह को, हनुमान का बड़ा अच्छा रोल किया। और एक परसेप्शन ऐसा बन गया कि अगर कोई रामायण के ऊपर कोई फिल्म बन रही है तो उसमें हनुमान का रोल तो तारा सिंह। तारा सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने किंग कॉन्ग उस समय का जो वर्ल्ड चैंपियन था उसको उन्होंने हराया, और कैसे उनको उपाधि दी, बड़े पहलवान हुए, भारी पहलवान हुए, जामा पहलवान, ऐसे बड़े 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 पहलवान हुए। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे, उनकी संतानें, उनकी आने वाली वो भी पहलवान बने। दारा सिंह के लड़के का नाम बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं दारा सिंह का लड़का पहलवान है, तुम बोलोगे नहीं है। वो बिंदु जो है वो फिल्मों में काम करता है, फिल्मों का एक्टर है वो, है ना, लेकिन वो पहलवान नहीं बन सका। अगर ऐसा होता तो दारा सिंह का बेटा दारा सिंह होना चाहिए, है ना। सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर क्रिकेटर बना, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। सुनील गावस्कर बहुत बड़े क्रिकेटर हुए, है ना, अपने समय में उनका विश्व के नंबर 1 क्रिकेटर थे, बैट्समैन थे, लेकिन उनका लड़का सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिले जो होते तो हैं, मतलब जो पिता ने तो बहुत अच्छे काम किया, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो माता पिता जितने सक्सेसफुल नहीं हुए। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जरूरी नहीं है कि वो लागू हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे तुमको बताऊंगा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है क्यों सही नहीं हो रहा है, मतलब ये क्यों सही लागू नहीं होता है, इसको मैं आगे कारण बताऊंगा उसका।
वो ये है कि वो है अगस्त वीज़मान। यहाँ पर अगस्त वीज़मान ने एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि 80 पीढ़ियों तक के चूहों की पूँछ काटा। देखो मज़ेदार बात, अपने घर में चूहे पाला और चूहे पाल करके उनकी पूँछ काटा। पूँछ काटने का काम किया। चूहे बच्चे पैदा हुए, पूँछ काट दिया, फिर बच्चे पैदा हुए, फिर पूँछ काट दिया, फिर बच्चे पैदा हुए, फिर पूँछ काट दिया। इस प्रकार से 80 पीढ़ियों तक इन चूहों के बच्चों की पूँछ काटने का काम करता है। लेकिन 81वीं पीढ़ी में भी आपको जो मिले, जो नए बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे क्या थे? पूरी पूँछ वाले, लंबी पूँछ वाले ही पैदा हुए। यानी जो कैरेक्टर 80 पीढ़ियों तक के एक्वायर किए गए चूहों के द्वारा, वो कैरेक्टर जो इनहेरिट नहीं हुए। ठीक है? दूसरा एग्जांपल, जो इवानोविच पा पाव्लो इवान पेट्रोविच पाव्लोव था, रशियन फिजियोलॉजिस्ट था, उसने बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया, वो बहुत सारे सब्जेक्ट में उसको पढ़ाया जाता है। उसने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने? उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि कुत्ते को उसने अपने घर में पाला था, तो जब उसको भोजन देना होता था, जब भोजन का समय आता था, तो वो क्या करता था, घंटी बजाता था। तो जब घंटी बजाता था, तो कुत्ते के मुँह से लार टपकने लगती, मतलब भोजन मिलता था। घंटी बजती थी, भोजन मिलता था। तो लगातार ये एक्सपेरिमेंट उसने 2-3 सालों तक किया। मतलब उसको कुत्ते को अब ये हो गया कि घंटी बजी, अब यानी उसको भोजन मिलेगा। ये इसने फॉलो ने करके देखा। तो जब भी घंटी बजाता था, तो भोजन मिलने की आशा में उससे उसके मुँह से लार टपकने लगती थी। तो ये जब होता था वो, लेकिन उसने देखा कि उस कुत्ते की जो संतानें हुई, उसमें ये चीज़ें नहीं हुई। इसीलिए वीज़मान ने, जो ऊपर मैंने चूहों का बताया एक्सपेरिमेंट, तो अगस्त वीज़मान ने ये अपना कंक्लूजन ये दिया कि ऐसे कैरेक्टर जो सोमैटिक सेल यानी मसल्स है, बोन्स है, जो शरीर की जो कोशिकाएँ होती हैं, बाल है, नाखून है, इन कोशिकाओं में जो कैरेक्टर संचित होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, एक्वायर किए जाते हैं, वो कैरेक्टर जीव की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। ठीक है? लेकिन ऐसे कैरेक्टर जो जर्मिनल सेल यानी कि जो स्पर्म या ओवम गैमीट में संचित होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। मैंने इससे पहले वाले पीरियड में आपको जर्म ट्रांसफर में इसको डिटेल समझाया था। ठीक है? अब आते हैं नियो लेमार्किज्म। जब लेमार्किज्म का काफ़ी विरोध होने लगा, तो कुछ साइंटिस्ट ने इसका नियो लेमार्किज्म को इससे अपने एक्सपेरिमेंट से इसको समझाने की कोशिश की। इसको नियो लेमार्किज्म कहा गया। इसमें से प्रमुख है टी एच मॉर्गन, वुड और मैक्डूगल। ठीक है? मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर किया था, जो मतलब वेंडरबिल्ट ने गलत साबित किया था। ठीक है? तो मैक्डूगल ने क्या किया, ये भी विज़मान के समान चूहों के ऊपर प्रयोग किया। विज़मान ने तो चूहों की पूँछ काटी। इसने क्या किया, एक एस्केप रूट बनाया। एस्केप रूट यानी ऐसा एक रास्ता बनाया, जिसमें चूहों को अलग-अलग प्रकार के उसमें मतलब हर्डल्स है, ऑब्स्टिकल्स हैं, जो बाधा दौड़ तुम लोग देखते होगे ना, कि जो धावक दौड़ता है, तो उसके कभी उसमें वो बीच में हर्डल आ जाता है, बार रहता है, उससे कूद के जाना रहता है, फिर बीच में कहीं पानी आ जाता है। तो इस प्रकार से वैसे बाधाओं को पार करके दौड़ना पड़ता है। वैसे चूहों को उसने क्या किया कि सामने रख दिया भोजन, लेकिन भोजन तक पहुँचने के लिए जो रास्ता था, उस रास्ते में कहीं पर फिसलन थी, दीवार पड़ने की दिक्कत होती थी, कहीं पर जाली थी, कहीं पर हल्का करंट लगता था उसको, कहीं पर पानी में डूब के जाना पड़ता था, कहीं पर गरम कर दिया उसने, लोहे की प्लेट रखकर गैस जैसे उसको गरम कर दिया, कहीं एकदम ठंडा कर दिया। इस प्रकार से उसने चूहों के लिए बाधाएं उत्पन्न कर दी उस भोजन तक पहुँचने की। लेकिन चूहे क्या करते थे कि उसको बाधाओं को पार करते हुए आखिर वहाँ तक पहुँचते थे। जब वहाँ पहुँचते थे और वो भोजन करते थे, तो चूहों को ये मालूम हो गया कि इस रास्ते को इस प्रकार से पार करने पे हमको भोजन मिलता है। ठीक है? तो चूहे जो थे, अगली बार में उससे थोड़े, मतलब पहली बार में उनको बहुत ज़्यादा समय लगा पहुँचने में, बाधाओं को पार करने में। लेकिन अगली बार में उससे थोड़ा कम समय लगा, और अगली बार में उससे कम समय लगा। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, कुछ पीढ़ियों तक के उसने 40, 45, 50 पीढ़ियों तक के जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किए, तो पाया कि नई पीढ़ी के जो नए बच्चे थे, नए चूहे पैदा होते थे, उन चूहों को उस रास्ते को पार करने में कम समय लगता था। 2 या 3 बार में ही उस रास्ते को याद कर लेते थे, सीख जाते थे। ठीक है? तो उनको उसको सिखाने में, उस एस्केप रूट को सिखाने में उनको अधिक प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये था डेमार्क मैक्डूगल का एक्सपेरिमेंट, जिसके द्वारा उसने ये किया कि जो व्यवहार है, वो व्यवहार भी इनहेरिट होता है। ठीक है? वैसे ही आप देखो, बया जब घोंसला बनाती है, कितना कॉम्प्लिकेटेड, जो बीवर बर्ड होती है, और जो बीवर बर्ड यानी बया जो होती है ना, ये जो होती है, ये जब घोंसला बनाती है, कितना कॉम्प्लिकेटेड उसका घोंसला होता है।
तो इस घोंसले को आपने कभी देखा है ध्यान से? या कोई चिड़िया दूसरी चिड़िया उसको बया वो घोंसला बनाने के लिए कुछ सिखाती है क्या? प्रोसियस, है ना? तो उसको कोई नहीं सिखाती, लेकिन एक समय आता है, उसके हार्मोन विकसित होते हैं, अंडे देने का जब समय आता है, तो वो अपने आप क्या करती है कि वो घोंसला वो तिनके समेटती है, और वो तिनकों को आपस में इस प्रकार से बिनती चली जाती है कि वो क्या करती है, उसको फिर वो एक घोंसला बनाती है। वो घोंसला जो होता है उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो, और वो कितनी भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, वो घोंसला नहीं टूटता और बड़ा सुरक्षित रहता है। ठीक है? तो ये जो है उसको इनहेरिटेंस, मतलब वो जो व्यवहार है उसका, और ये जो इसकी कला है, जो उसका जो उसकी टेक्निक है, वो टेक्निक क्या होती है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उसके ब्रेन में उसके एक्यूमुलेट होती चली गई। ये कैरेक्टर जो किसी एक पीढ़ी ने हज़ारों साल पहले, या किसी हज़ारों पीढ़ियों पहले किसी चिड़िया ने, किसी बया ने ये टेक्निक को डेवलप की होगी। वो टेक्निक धीरे-धीरे होते-होते क्या हुआ कि वो आज वो उनके उस बया चिड़िया को कोई दूसरी चिड़िया सिखाती है, लेकिन फिर भी वो वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड बना लेती है। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इस प्रकार से, है ना? तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल हमको मिलते हैं। तो ये इसमें एक चीज़ और देखिए आप, जैसे कि यहाँ पर जर्म ट्रांसफर थ्योरी में जो इसने बताया था, इसने वीज़मान ने ये बताया था कि जो सोमेटिक सेल में ये होने से, सोमेटिक सेल में यदि वो होता है, वो कुछ चेंज होता है, तो वो अगली पीढ़ी में नहीं जाता। लेकिन अगर जर्मिनल सेल में, यानी कि स्पर्म या ओवम में किसी प्रकार का चेंज होता है, कैरेक्टर एक्यूमुलेट होते हैं, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है? अब मतलब ये कहना चाहिए कि जो लेमार्क ने कहा था, लेमार्क को नहीं मालूम था ये सब चीज़ें, लेकिन लेमार्क ने जो देखा वो कहा, मैं आगे इस पे बताऊँगा। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आप देखिए कि जो ऐसी कोशिकाएँ जो एक्स-रे या कोल्चिसिन, है ना? या मस्टर्ड गैस, यानी कि जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, ये कार्सिनोजेनिक कोशिकाएँ यदि क्रोमोसोम एब्रेशन करती हैं, एब्नॉर्मल क्रोमोसोम में एब्नॉर्मलिटी उत्पन्न करती हैं, तो ये एब्नॉर्मलिटी एक जाती है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आप देखिए कि जो लेमार्क है उसने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया? लेमार्क ने अपना जो अपनी जो एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें जो अपनी जो हाइपोथेसिस थी, उसकी पोस्टुलेशन थी, उसने दिया था 1809, 1809। उस समय कंडीशन देखिए क्या थी? उस समय कंडीशन ये थी कि 1787 में वो न्यूक्लियोलस की खोज हुई थी, केवल फोंटाना ने खोज किया था, है ना? और न्यूक्लियस की खोज 1832 में हुई। केंद्रक की जो खोज थी 1832 में हुई थी, यानी कि लेमार्क के मरने के 3 साल बाद। और लेमार्क ने जो थ्योरी दिया था वो क्या दिया था? कब दिया था? 1809 में। उस समय केवल ये मालूम था कि एक कोशिका होती है। कोशिका के भीतर क्या होता है कुछ भी नहीं मालूम था। ना उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ना लाइसोसोम, ना राइबोसोम, ना माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक जैसी कोई चीज कुछ नहीं मालूम थी। बस ये मालूम था कि जो वो थे एंटरमॉन लिवेनहॉक ने बताया कि जो एक कोशिका होती है ना? रॉबर्ट हुक ने बताया कि कोशिका होती है। ये कोशिका जो होती है, ये ये कोशिका जीवन का आधार होती है, जो कोई जीवों का निर्माण करती है। बस इतना ही मालूम था। कैरेक्टर कैसे इनहेरिट होते हैं? नहीं मालूम। कैरेक्टर क्यों इनहेरिट होते हैं? नहीं मालूम। कहाँ से इनहेरिट होते हैं? नहीं मालूम। उसने केवल ये देखा कि आम के पेड़ से जो बीज गिरता है, उसको वो जमीन पे लगाने से आम का पौधा भी उत्पन्न होता है। आदमी का बच्चा आदमी होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, पीपल की बीज से पीपल का ही पेड़ निकलता है। ठीक है? यानी कि कैरेक्टर जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? इनहेरिट होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है? ये उसने जो देखा उसने कहा, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो इसका जो योगदान था, इसका कंट्रीब्यूशन था लेमार्क का, ये कंट्रीब्यूशन उसका सबसे बड़ा यही था कि लेमार्क ने सबसे पहले इवोल्यूशन को सिस्टेमेटिकली, ठीक है, सिस्टेमेटिकली इवोल्यूशन को उसने स्थापित किया। ये बताया कि इवोल्यूशन जो होता है वो इवोल्यूशन ये इवोल्यूशन के द्वारा जीवों का विकास होता है। ये उसका सबसे बड़ा योगदान था, और इसीलिए लेमार्क जो है वो सबसे ज्यादा इसीलिए फेमस हुआ। ठीक है? क्लियर है? तो ये हुआ आपका लेमार्किज्म। ठीक है? अगले पीरियड में अपन देखेंगे डार्विनिज्म।